हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो भाई? सब लोग बढ़िया? आई एम फाइन। मैं बहुत ही अच्छा हूँ। तुम बढ़िया हो सब लोग? हाँ। ओके भाई। तो शुरू करें, है ना? डिस्कशन शुरू करते हैं अपन। ठीक है। तो छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करते हैं। आज यूट्यूब सेशन होगा, है ना? जो रिलेवेंट लोग हैं, है ना, उनके लिए आज इंटीग्रेशन के ऊपर फर्स्ट, है ना, इंटीग्रेशन के ऊपर फर्स्ट पार्ट होगा, है ना? क्या बोल रहे हो? आपकी स्लाइड नहीं दिख रही, क्या बात कर रहे हो? हैं? क्या बात कर रहे हो? प्रीवियस ईयर वाली क्लास आज नहीं है ना? और आज बाइनोमियल के ऊपर मैराथन क्लास है ना? मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी को बाइनोमियल सीखना है ना, वैसे तो मैं आपको पढ़ूंगा वैसे भी, पर 8:30 PM पर बाइनोमियल थ्योरम का जो है वो क्लास है, स्पेशल क्लास। ठीक है। तो मतलब 2 क्लास लूंगा, उसमें मैं बाइनोमियल सिखा दूंगा। पार्ट 1 जो है वो आज होगा, और पार्ट 2 जो है वो 31st को होगा। ठीक है। ओके। बस ये है, बाकी तो ना। तो बस स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, है ना? ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हाँ भाई, क्वेश्चन पूछें आप जल्दी से। मैं आज की क्वेश्चन तो, आज मैं एक नई जगह पर हूँ ना। आज मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं थोड़ा अलग जगह पर हूँ इसलिए। हम्म, कोई डाउट नहीं इधर? पक्का? ठीक है। ओके। हम्म। फोर्थ क्वेश्चन। एक मिनट। फोर्थ क्वेश्चन में दिक्कत अगर आपको आ रही है तो मतलब, भाई इसमें क्या है? मतलब फोर्थ क्वेश्चन ऐसे नहीं हो रहा है क्या कि इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, यहाँ पर डेल्टा अपॉन एस, और इस जगह वापस वही डेल्टा अपॉन एस माइनस बी। ये इससे हो रहा है ना क्वेश्चन? इससे हो रहा है भी क्वेश्चन, है ना? सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और एलसीएम लेना, डेल्टा बार निकाल लो, है ना? ठीक है। ओके। ठीक है भाई। ट्वेल्थ। ट्वेल्थ भी हो रहा भाई। ट्वेल्थ में भी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हो? भाई ये जो क्वांटिटी है वो लिखा होगा डेल्टा बाई एस, तो एस बाई डेल्टा, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। सीधा हो रहा नहीं है भाई? भाई आप क्या करो कि ये तो सीधा ए अपॉन डेल्टा लिखा हुआ है, ये सीधा लिखा हुआ है ए अपॉन डेल्टा। इसी प्रकार से ये बी अपॉन डेल्टा, ये सी अपॉन डेल्टा। ठीक है। ओके। 13। 13 में ऐसे करो, इस वाली टर्म को इसके बराबर अगर प्रूव करना है, सो ऐसे लिखते हैं इसको कि बी सी माइनस R2 R3 इज इक्वल टू R1। और आप ये प्रूव कर दो कि B इंटू सी का जो प्रोडक्ट है वो है R1 प्लस R2 R3। ये प्रूव कर दो। ठीक है। ओके। ये प्रूव करते हैं अपन। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करें? R1 R2 R3 इन सब के जो है वैल्यूज है ना, जो भी है पुट करते हैं, बस बात खत्म। ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, है ना? आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, 15 16 17 18 हो गए। 18 क्लास में करवाया है। अरे 18 क्लास में करवाया है। ऐसे कोस ए बाई साइन ए, इसमें कोसाइन रूल, इसमें साइन रूल। ठीक है। हाँ भाई, ये ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है। 15। तुमको पता है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, तो भाई सब जगह साइन रूल लिख दो ना। A/2R, B/2R, C/2R। हो गया क्वेश्चन, बस। ठीक है। ओके। और 16, तो 16 में क्या करो, ये जो R है ना, इसको इधर ले लो। ठीक है। तो 2R कॉमन, और कोस A-1 ऐसा लिख दिया इसको, और R-R1। ठीक है। तो यहाँ पर अपन जो है वो पुट कर दें सीधा कोस का फॉर्मूला, जो होता है B² C²। एक काम करो, है ना, इतना डेरिवेशन मत करो।
अपन जो है अभी टाइम बचाने के पर्पज से इसको अपन ऐसा लिखते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2 -1, ठीक है, और 2r, तो -4r और साइन स्क्वायर a/2। और फिर आप यहाँ से डेरिवेशन देख ले, मतलब कि साइन स्क्वायर a/2 का डेरिवेशन कैसे किया था, ठीक है। आप फोर्थ में ये भी कर सकते हैं भाई, साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, इफ यू आर, मतलब आपको याद है ना तो ही अप्लाई करना है 15 में, ठीक है ना। मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ ये सब बातें, क्योंकि भाई मैं इन चीजों को याद नहीं रखता। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c ही याद रखते हैं, ठीक है। ओके। और कोट ए कोट बी कोट सी वाला पार्ट तो हो ही गया इधर, है ना, ये भी बता दिया 16, ठीक है भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अपन एसओटी में काफी हद तक पढ़ चुके हैं, है ना। एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। ये जो आर होता है वो डेल्टा बाय एस होता है, ठीक है। ओके, ये जो है वो डेल्टा बाय एस माइनस है। इसी प्रकार से R2 और R3 डिफाइंड है, और कैपिटल R जो है वो ABC/4 डेल्टा है, ठीक है। ये सब बातें अपन ने पढ़ ली थी, और एक फॉर्मूला पढ़ा था कि R इज 4R साइन A/2 साइन ऑफ B/2 एंड साइन ऑफ C/2। सबको ये बातें क्लियर है? जो बातें मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पर, वो बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला इसमें अनगिनत है, जितने फॉर्मूले हैं वो तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पर आपको कम से कम ये जो मैं बातें लिख रहा हूँ वो बातें आपको याद हो। समझ गए बात को? ठीक है, ओके भाई। 1 मिनट बस है ना। हाँ, मैं एक बार देख लेता हूँ कितना क्या बाकी है। एक सेंटर वगैरह बाकी है ना अपने। ठीक है भाई, शुरू करते हैं, चलो। तो देखो ऐसा है कि अपन अब जो है कुछ कुछ है ना थ्योरी वाइज बात करेंगे। तो मैं आपसे ना छोटी छोटी बातें पूछता हूँ पहले। आप सब लोगों को एक हेडिंग डालनी है, सरकम सर्कल, ठीक है। सरकम सर्कल भी छोड़ो, सरकम सेंटर डालो, है ना। सरकम सेंटर, आप सब लोग मतलब चैट बॉक्स के अंदर बताओ मेरे को, ये सरकम सेंटर क्या होता है। मतलब थोड़ी सी मैं थ्योरी वाइज बात कर रहा हूँ आपके, है ना, ज्योमेट्री की बातें कर रहा हूँ मैं, कि सरकम सेंटर क्या होता है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। हाँ भाई, सरकम सर्कल का सेंटर, सरकम सर्कल का सेंटर, हाँ ठीक है। ऐसे नहीं। अबे तुम क्या मतलब पागल हो गया? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ ये पॉइंट कैसे डिफाइंड होता है, मतलब ये किसका इंटरसेक्शन होता है। तुम तो ऐसे आंसर दे रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ महाराणा प्रताप कौन थे, तुम बोल रहे हो महाराणा प्रताप राजा थे। हैं, क्या नई बात बताई तुमने मेरे को? हैं, शिवाजी कौन थे? शिवाजी राजा थे। अरे रे रे रे। हम्म, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, यस। आप जो है एल्टीट्यूड्स नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ से एक ऐसी लाइन खींचनी है जो इसके ऊपर 90 हो और जो इसको बाइसेक्ट भी करे। यहाँ से एक ऐसी लाइन खींचनी है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, जो इसको बाइसेक्ट भी करे। यहाँ से एक ऐसी लाइन खींचनी जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी हो, जो इसको बाइसेक्ट भी करे। सो दिस पॉइंट इज नोन एज सर्कम सेंटर, ओके। और फिर इसको सेंटर मान के इस पर्टिकुलर पार्ट को रेडियस मानते हुए अगर अपन सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो वो जो है वो सर्कल तीनों वर्टेक्स से पास होता है। और इस सर्कल की रेडियस को अपन कैपिटल आर से लिखते हैं। और उस कैपिटल आर का फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं, विच इज ABC/4 डेल्टा। डेफिनेशन क्लियर है? डेफिनेशन लिखनी है तो लिखो, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है भाई, ओके। ये इसकी डेफिनेशन है। तो मैं आपको सारा अब थ्योरी वाइज बात बता रहा हूँ कि देखो सर्कम सेंटर ये होता है, इन सेंटर ये होता है, ये सारी बातें बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है भाई। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं ना इसी में, है ना। ठीक है भाई। तो अगर अब आपसे मैं पूछूं कि यार इन सेंटर बताओ, ठीक है। हाँ भाई, क्या दिमाग में आता है इन सेंटर से? इन सेंटर क्या होता है? ये मत बोलना इन सर्कल का सेंटर होता है, ठीक है ना।
हाँ वेरी गुड, ऐसी बातें चाहिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाई सॉरी एंगल बाइसेक्टर, वेरी गुड। तो ये अपन यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये इसको ऐसे ज्वाइन किया और यहाँ से ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अरे ये स्ट्रेट लाइन चालू नहीं हुआ, ये एसओटी ही चल रहा है। स्ट्रेट लाइन में भी आता है, पर स्ट्रेट लाइन में मैं पढ़ूंगा नहीं फिर ये बातें, है ना। ठीक है, ये ट्राइंगल अपना एबीसी है। तो ये जो पॉइंट है इसका सेंटर, ये अपन आई से लिखते हैं, ये इन सेंटर होता है, पर आपको इन सेंटर समझना है ना। तो अगर आप इसको यहाँ से वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं, इसको इधर से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ओके, और इसको इधर से ज्वाइन करते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री का ध्यान रखना है कि यार है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। दिस इज बेसिकली b/2 और दिस इज ऑल्सो b/2, सो दिस इज एंगल बाइसेक्टर। सेम थिंग अप्लाइज हियर एंड सेम थिंग हियर ऑल्सो, ठीक है, ओके। तो ये होता है अपने इन सेंटर, समझ गए बात को। और हाँ, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालने को बोल रहे हैं इस जगह पर, है ना, तो ये यहाँ आएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये रेडियस हो जाएगा। और सुनना ध्यान से, ये पॉइंट बहुत समझना है कि AD इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हो बात को तुम? ये है ना, ये AI एक अलग लाइन है, एक I से लेकर D एक अलग लाइन है, ठीक है ना। ये सब पूरा नहीं आ रहा है एक साथ, ठीक है ना, ध्यान रखना, दोनों अलग अलग लाइन है। वो एंगल बाइसेक्टर है, ये यहाँ से 90 ड्रॉप किया है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा अपन ध्यान रखें। और डेफिनेशन अगर इसकी लिखनी है तो इसकी डेफिनेशन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कि एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो है इन सेंटर, ठीक है। ये अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ यार, ये AD वाली जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन कब बनेगी? आपके दिमाग में क्या आता है, AD स्ट्रेट लाइन कब बनेगी? नहीं, अरे इक्विलेटरल या आइसोसलस के केस में बनेगी, इक्विलेटरल और आइसोसलस के केस में। जब वो सारे एक लाइन का, इक्विलेटरल में देखो सारी बातें सिमेट्रिक होती है, सब समझ सकते हो ना। इक्विलेटरल में ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी बिल्कुल, AI भी उसी लाइन पे आएगा, सब कुछ उसी पे आएगा, ठीक है भाई, ओके। अच्छा, इन सेंटर हो गया। ये बहुत काम की बातें पढ़ रहे हैं, तुमको पता नहीं ऐसे ही लग रहा होगा, पर ये जब मैं डेफिनेशन वाइज वहां पे अप्लाई करूंगा ना, ठीक है, वो थोड़ा सा भाई स्लोप की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना सूर्य, क्योंकि अपन स्ट्रेट लाइन पढ़ा नहीं, ओके, ज्योमेट्री वाइज पूछ रहा हूँ मैं आपको अभी, ठीक है। बाकी सही है ना, बोला सही है आपने कि तभी होता है वो तो, ठीक है। हाँ भाई, तीसरा ऑर्थो सेंटर, ये तीनों बातें बस आप क्लियर कर लो ना, काफी है मेरे लिए। हाँ भाई, ऑर्थो सेंटर कोई बताएगा क्या होता है? क्या होता है ऑर्थो सेंटर? हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। अब यहाँ पे आएगी वो एल्टीट्यूड वाली बातें, ठीक है, कि भाई क्या आप जो है लाइन्स ड्रॉ करो, है ना, यहाँ से यहाँ पर 90, यहाँ से यहाँ पर 90, यहाँ से यहाँ पर 90, ठीक है। तो फिर ये जो मिल रहा है इसको अपन ऑर्थो सेंटर नाम दे देते हैं। तो इसको मैं H बोल रहा हूँ, ये इसके ऊपर 90, ये इसके ऊपर 90, ये इसके ऊपर 90, और ये अपने ABC, ठीक है भाई। डेफिनेशन, डेफिनेशन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। समझ गए बात को? ठीक है, लिख लेना भी सारी बातें, है ना। एल्टीट्यूड क्या होता है? सामने वाला ऐसे सीधा जो 90 डिग्री आ जाए, ठीक है, ओके भाई। तीन हो गए, एक और बच रहा है, वो भी लिख ही लेते हैं। चलो अब बताओ सेंट्रोइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। अच्छा, और मीडियन तो पता ही होता है अपने को। मीडियन क्या होता है भाई? यहाँ से अगर आप एक लाइन खींच रहे हो तो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर दे बस, है ना, बाइसेक्ट कर दे, है ना, तो अपन जो है उसको मीडियन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये एक मिनट, ये A है ना, ये B है, ये C है, ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये बाइसेक्ट हो रहा है, और ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसको अपन G बोल दें, सेंट्रोइड, ठीक है। सो डेफिनेशन इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस।
समझ गए बात को? इन चारों में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, है ना? ऑर्थो सेंटर को हमेशा एच से लिखते हैं, इनकी स्टैंडर्ड नोटेशन है, ध्यान रखना, इसको एच से ही लिखना है, इसको आई से ही लिखना है, और इसको ओ से ही लिखना है, ये इनकी स्टैंडर्ड नोटेशन है। ओके, और मैं एक बात और बता देता हूँ तुमको, अभी से ही, वैसे स्ट्रेट लाइन में बताऊंगा ये बात आगे जाकर, पर अभी से ही लिख लो कि एक फिफ्थ पॉइंट बना के लिख लो और अच्छे से स्टार मार्क करके लिखना, ठीक है? कि HgO2s2 होता है, HgO कोलिनियर होते हैं और 2s2 में डिवाइड करते हैं। वह H का मीनिंग ऑर्थो सेंटर, G इज योर सेंट्रोइड, O मतलब सरकम सेंटर। ठीक है, मतलब एक पता हो तो दूसरा भी अपन निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ करके ना, दो पता हो तो तीसरा निकाल सकते हैं, ऐसा करना चाहो। ठीक है भाई, थोड़ी थ्योरी वाइज बात हो गई, ठीक है ना? अब मैं आपको एंगल बाइसेक्टर के बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ और मीडियन पे थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, और फिर ये एसओटी खत्म करते हैं। ये तुमको आता था? अरे भाई, इक्विलेटरल में तो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर सारे एक जगह आ जाएंगे ना। इक्विलेटरल में तो अलग अलग थोड़ी होते हैं, इक्विलेटरल में सारे एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, अब आप अपन अच्छे से इन चीजों को ध्यान रखें, क्योंकि यार डायग्राम जब बनूंगा ना मैं, ठीक है, तब ये सब पूछूंगा, बताओ ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो उस टाइम ज्योमेट्री वाइज ये बातें काम आएगी, कहीं ज्योमेट्री यूज करेंगे तो, है ना? ठीक है, हाँ, स्ट्रेट लाइन में सब ट्राइंगल में वैलिड है ये वाला पॉइंट, हाँ। ठीक है, HgO जनरल रिलेशन है, ये HgO2s2 होता है ऑलवेज, मतलब ये कोलिनियर होते हैं। ठीक है, शुरू करें भैया ना? ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। सो लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर से क्या समझ रहे हैं अपन? आई थिंक नाउ इट इज वेरी क्लियर कि अपन जो है इस ट्राइंगल में अपन एक ऐसा एंगल चाह रहे हैं, मतलब ऐसी लेंथ चाह रहे हैं यहां से यहां तक, ये है अपना एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल होगा a/2, ये वाला एंगल भी a/2। अगर ये डी पर कट कर रहा है तो ये है एडी की लेंथ, 2bc/b+c cos a/2। ठीक है, तो अपन थोड़ा मार्किंग करते हैं, ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी। ठीक है, कैसे आया? सो आई टेल यू कैसे आया। जो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया है वो आप तोड़ के लिख दो। कैसे? ट्राइंगल एबीडी का एरिया और ट्राइंगल एडीसी का एरिया, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा, भाई ये एडी बीच वाली लेंथ है ना, पता नहीं है तो मैंने क्या एबीडी का एरिया लिखा ना, तो ऐसे लिखा उस फंडे से 1/2 प्रोडक्ट ऑफ साइड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, राइट? ओके, ये होता है साइन a/2, प्लस उधर आएगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ साइड बी इंटू एडी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, और डेल्टा विच इज एरिया ऑफ फुल ट्राइंगल, तो वो ही ऐसे भी लिखो, वो भी उस पर 1/2 बी इंटू सी एंड साइन ए, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम विच इज ए। अब इससे सोल्व करके आपको क्या करना है? एडी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आई थिंक सबको दिख रहा होगा, ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2 गया। ठीक है, और एडी की वैल्यू अगर निकालनी है तो एडी की वैल्यू जो है वो है बी इंटू सी, है ना, साइन ए डिवाइड बाय सी साइन a/2 प्लस बी साइन a/2। ठीक है, और साइन ए की वैल्यू पुट कर दें अपन, 2 साइन a/2 cos a/2। सबको दिख गया क्या कि आंसर आ गया अपना? साइन a/2 खत्म होता हुआ दिख रहा होगा और एडी का आंसर आ जाएगा। आराम से, ठंडे दिमाग से प्रूव कर लो एक बार। ठीक है, अपने हिसाब से मैंने कर दिया है, आप भी अपने हिसाब से एक बार इसका डेरिवेशन देख लें। ठीक है, ओके। अब अगर एडी है तो एक बार आप सब लोग जो है बीई भी लिख के देखो कि बी से ई जो एंगल बाइसेक्टर जाएगा, है ना, उसका क्या फंडा होगा इधर, कैसे लिखेंगे, मतलब वो फॉर्मूला समझाना है आपको।
लिख लिया फॉर्मूला। देखो जहां से निकलता है ना उन दोनों साइड को आपको प्रायोरिटी पे रखना है बस। तो 2ac अपॉन a प्लस सी, और ये आता है कोस के अंदर वो वाला एंगल जो बाइसेक्ट हो रहा है, तो b/2। समझ गए क्या बात को? ठीक है, एक लिखा दूसरा भी लिख ही सकते हैं। ये जाएगा अपनी फॉर्मूला शीट में, ये फॉर्मूला जाएगा अपनी फॉर्मूला शीट में। ठीक है ना, कि एंगल बाइसेक्टर ये होता है। ठीक है, फिर इसके बाद एक आखिरी फॉर्मूला आ रहा है इस चैप्टर का। हाँ भाई, एडीबी हो गया, डन। लिखने वाला काम हो गया। जल्दी करो, डिटर्मिनेंट शुरू करना है, बस 5-10 मिनट की बात हो रहा है। आगे बढ़े, ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट, अब आएगा लेंथ ऑफ मीडियन। तो लेंथ ऑफ मीड, जैसे एंगल बाइसेक्टर पढ़ा ना, इस फॉर्मूले को अपन एक बार मतलब समझ लेते हैं क्या है डायग्राम में, फिर आप लिख लेना। ये होगा लास्ट फॉर्मूला ऑफ एसओटी। ठीक है, ओके। ये अपना ट्राइंगल, यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ की। लाइन इस प्रकार से है कि वो मीडियन है, तो मीडियन है तो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगी। और ये अपना हो गया ट्राइंगल एबीसी, और ये यहाँ मान लो एम पर कट कर रही है। तो ए एम की जो लेंथ है वो ये है, जिसमें स्टैंडर्ड नोटेशन है कि ये ए है, ठीक है, ये बी है, और ये सी है। तो ये भी अगर आप थोड़ा सा ऐसे फील करो ना तो आराम से याद हो जाएगा। जिन दो साइड से वो मीडियन निकल रही है उसको डबल पे रखना है, और जिस साइड को सामने जा रही है उसमें माइनस रखना है, और बार 1/2 लगाना है। कोई पूछे कैसे आया, तो ये भी डेरिवेशन बहुत आसान है। ये जो ये सी वाला है ना, कोस सी आपको दो प्रकार से लिखना है। एक बार कोस सी पूरे ट्राइंगल में लिखना है, और एक बार कोस सी जो है एएमसी में लिखना है। ठीक है, आ जाएगा वहां से। मैं आपको एक बार बी एन लिख के बता देता हूँ, है ना, बी एन का क्या फंडा है। तो बी एन का जो फंडा है ना, कि भाई बी से निकल रहा है ना, तो ए और सी है ना, तो इसमें क्या आएगा, 2a² 2c² -b²। ये फॉर्मूला अभी अभी मेंस वाले क्वेश्चन पेपर्स में पूछा हुआ है। ठीक है, ओके। लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला काम आया है, थोड़ा ध्यान से अब लिख ले। फॉर्मूला शीट में लिखे, आखिरी फॉर्मूला लेंथ ऑफ मीडियन ये होता है, ओके। और सी से लेकर अगर एम एन पी अगर आप लिखना चाह रहे हो तो एक बार लिख लो, फिर मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, हो गया लिखने वाला काम, डन। अरे हाँ भाई, वो नहीं पता। ठीक है भाई, तो मीडियन कंप्लीट, सारे फॉर्मूले कंप्लीट, और आगे बढ़ते हैं अपन। ये प्रूव कर दो एक बार भाई, है ना। आप इसको ऐसे लिख लो, नोट करके नहीं, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, और आगे लिखो वेर L1, L2, L3 आर लेंथ ऑफ मीडियन। अरे भाई रिफ्रेश कर लो, सिंक नहीं हो रहा है तो रिफ्रेश कर लो एक बार। हाँ भाई ठीक है, मतलब कोई दिक्कत हो रही है लेग वेग की, सब बढ़िया।
हाँ भाई, क्या बोल रहे हो ये? तुम स्पर्श क्या बताना चाह रहे हो आई से? भाई ये प्रूव करो जल्दी से, है ना? ये L1 स्क्वायर, L2 स्क्वायर, L3 स्क्वायर की वैल्यू पुट करो और सोचो कि ये आ रहा है, मतलब प्रूव करो इसको। ठीक है, जल्दी से। L1 L2 L3 ये रहे, ये तुम्हारे L1 L2 L3 है। ठीक है, लेट दो मीडियन। तो 4 टाइम्स, है ना, 1/2 आता है ना वो, तो सब में 1/4 हो जाएगा स्क्वायरिंग के बाद। तो एक बार जो है वो ए और बी आगे आएगी, एक बार 1/4 कॉमन निकाल लिया मैंने ना। ठीक है, एक बार जो है बी और सी, तो 2b² 2c² माइनस a²। और एक बार जो है ए बी, तो बी आ जाएगा, तो 2a² 2c² माइनस b²। बस ये सोल्व करना है। 4 1/4 गया, और बस यहाँ पे जो है वो बचेगा 3a² 3b² 3c², ये आएगा। और इसी को अपन ऐसे दिखा दे, 3 कॉमन लेते कि a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, ओके, डन। आगे बढ़ते भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ऑर्थो सेंटर मैंने आपको समझा दिया है कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक है ना? और डायग्राम वाइज भी मैंने समझा दिया ऑर्थो सेंटर, इसलिए मैं यहाँ नहीं समझा रहा हूँ, हो गया ये, है ना? अब ऑर्थो सेंटर में मतलब ये बातें याद नहीं करनी है, ठीक है? सिर्फ एक क्वेश्चन की तरह अपन ट्रीट करें और समझ ले एक बार कि ये क्या है। ठीक है, तो भाई वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना? आप चाहो तो मैं इसमें एक थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, ठीक है ना? मैं आपको ये पूरा डिराइव नहीं करवाऊंगा, है ना, क्योंकि मतलब मैं आपको इसमें होमवर्क टाइप से बता दूंगा कि चलो होमवर्क में करके आना है। पर एक क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन की तरह अपन देखें इसमें। तो ऑर्थो सेंटर होता क्या? ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो ये अपना तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो अपना ऑर्थो सेंटर हो गया। ठीक है, अपन ने ऑर्थो सेंटर को एच से लिख डाला कि ये एच है, और ये अपने एबीसी है। और जहां पे ये 90 आ रहा है वो पॉइंट है डी, ई और एफ। ओके, अब आपसे पूछा जाएगा कि यार बताओ एच ए कितना होगा, या एच बी कितना होगा, या फिर एच सी कितना होगा। बेसिकली ऑर्थो सेंटर का तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस। ठीक है, एच ए कितना होगा, एच बी कितना होगा, और एच सी कितना होगा। तो जैसे ये डिस्टेंस जो है वो ऊपर लिखा हुआ ना, ये ऐसा आता है 2r कोस है, 2r कोस बी, और 2r कोस सी। अब अपने को ये समझाना है या समझना है कि ये 2r कोस जो है कैसे आ सकता है। ठीक है ना, कैसे आ सकता है वो अपने को समझाना है। ठीक है ना, एक बार लिख डालो, फिर मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि क्या हो रहा है। स्टार्ट करूं मैं? एक डिराइव करके दे दूं, समझ जाओगे फिर। ठीक है, तो सब लोग है ना, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, आ, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, कैन आई से कि दिस एंगल इज 90 माइनस सी। अरे हाँ ना कर दो, ये 90 है, ये पूरा सी है, तो ये 90 माइनस सी हो गया ना, दिखा गया? ठीक है, ये 90 माइनस सी हो गया। तो अब क्या करो, इस ट्रायंगल के अंदर, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर अपन जो है वो लिखें कि cos ऑफ 90 माइनस सी, कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस विच इज बी डी अपॉन बी एच। ठीक है, तो बी एच की जो वैल्यू है ना, इंटू साइन सी।
इक्वल टू कितना हो जाएगा BD। और अगर आपको BD जज करना है तो B से लेकर D वाली जो लेंथ है, ध्यान से देखना, ये मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा इसलिए क्योंकि ये पूरी लेंथ C है, ठीक है, और ये 90 है, तो कैन आई से कि दिस लेंथ इज C cos B। तो मुझे फील आ रहा है कि ये ट्राइंगल है और उसका जो है वो cos वाला कंपोनेंट है, ऐसा, ये C है और ये cos B। फिजिक्स में करते होंगे ना सर ऐसे, सोचो एक बार, cos वाला कंपोनेंट है। अरे वो ऐसे नहीं करते क्या फोर्स का, मतलब ऐसे देखो, फोर्स का ये कंपोनेंट है ना ऐसे। अच्छा बस हो गया, डेरिवेशन खत्म। यहां से अगर आपको बी एच की वैल्यू निकालनी है तो बी एच की वैल्यू आ रही है सी कोस बी डिवाइड बाय साइन सी। ये जो साइन है वो अपन ने इधर डिवाइड कर दिया, तो तुमको ऐसा लग रहा है कि ये सी अपॉन साइन सी कितना हो गया, 2r हो गया। ये रहा 2r कोस बी, ये डिराइव कर लिया आपने बस। तो भाई देखो, बहुत सारे लोग तो क्या इसको रट लेते हैं क्योंकि उनकी रटने की बहुत खतरनाक क्षमता होती है। अगर आपकी भी रटने की क्षमता है तो आप याद कर लें कि भाई यहां से यहां डिस्टेंस निकालनी है 2r कोस है, यहां से यहां डिस्टेंस निकालनी है 2r कोस सी, यहां से यहां डिस्टेंस निकालनी है 2r कोस बी, ठीक है। और आपकी रटने की क्षमता नहीं है तो बस ये कोस थीटा लिखना आना चाहिए, और क्या, कोस थीटा लिखो और फटाफट निकाल लो, ठीक है। ओके भाई, ठीक है। तो अब जैसे, और अब इस टॉपिक को जितना खींचो ना उतना ज्यादा है। अब ये चीज जैसे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, इन्होंने लिखा है, अब देखो जितनी बड़ा बात को मैं बढ़ाऊंगा ना इसमें उतना बढ़ता जाएगा ये। जैसे इन्होंने पूछा है कि डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड्स, इस डायग्राम पे आओ और सिर्फ मेरे को ये बता दो कि निकालना क्या है। टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड्स, क्या निकालना है बताओ। जैसे इधर HA HB HC निकाला, अब क्या निकालना है हाँ, अब निकालना HD HE HF। तो एक बात बताओ, इसी ट्राइंगल में क्या तुम फिर से साइन थीटा लिख के निकाल सकते हो क्या, इसी ट्राइंगल में एच डी आ जाएगा उससे, HD/BH, बस, ठीक है ना। ओके, तो वो साइन थीटा से आ जाएगा, ये कोस थीटा से आ जाएगा। अब इसको बार बार लिख के याद क्यों करना, मैं देखो मेरे को पढ़ाते हुए 5 साल 6 साल हो गए, पर मैं इनको याद नहीं रखता हूँ, मैं ऑन द स्पॉट डिराइव कर लेता हूँ। मेरे को पता है एक बार कोस थीटा लिखना होता है, एक बार साइन थीटा लिखना होता है, निकाल लो। और अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप ये फॉर्मूला याद कर लें, ठीक है। आई डोंट वांट कि आप फॉर्मूला याद करें, अपने 14 से 15 फॉर्मूले की बात हुई थी और वो हो चुके हैं, है ना। और विद दिस योर एसओटी इज कंप्लीट, ठीक है। एंड बहुत बहुत बधाई हो, अपन जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट, ठीक है भाई। ओके, है ना। यहाँ पे आप हेडिंग डाल दें एक बार अच्छे से कि डिटर्मिनेंट। प्रीवियस स्लाइड, ये लो प्रीवियस स्लाइड, जल्दी से लिखो, ये लो प्रीवियस स्लाइड 12th में नहीं होगा डिटर्मिनेंट भाई, नहीं 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 नहीं, अपने फंडे थोड़े अलग है। डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइन में काम आता है, इस और स्ट्रेट लाइन 11th में पढ़ाते हैं, इसलिए अपन ये कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में डिटर्मिनेंट काम आएगा, इसलिए अपन डिटर्मिनेंट पहले पढ़ते हैं, सीक्वेंस है उसको अपने को तोड़ना नहीं है, ठीक है भाई। शुरू करें। तो भाई डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है। तो भाई 2x2 का भी होता है, 3x3 का भी होता है। पहले बात करेंगे 2x2 के बारे में। तो जैसे मान लो एक एलिमेंट A11 है, एक A12 है, ये 21 है और ये 22 है। डिटर्मिनेंट एक सिंगल वैल्यू होती है, डिटर्मिनेंट एक सिंगल वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं 2x2 का, यानी कि इसमें दो तो रो है दो कॉलम है। रो का मतलब हो गया कि ये जो पूरा पार्ट है हॉरिजॉन्टल, इनको अपन बोलते हैं रो, सो ये रो नंबर 1 है, ठीक है।
और समझ गए होंगे कि ये जो बात है वो रो नंबर 2 है, ठीक है। और वर्टिकली अगर सोचोगे तो ये जो चीज लिखी है इसको अपन क्या बोलते हैं कि ये कॉलम है, कॉलम नंबर 1। और ये समझ में आ गया होगा कि ये कॉलम नंबर 2 है। और इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो होता है A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, विच इज बेसिकली इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। ये होती है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। इस प्रकार से डिटर्मिनेंट डिफाइन किया गया है। बात समझ में आई। A11 का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर कोई भी एलिमेंट ऐसे लिखा है आई जे, कोई भी एलिमेंट, तो इस आई का मतलब तो होता है रो नंबर, और ये जो जे है वो आपको बताता है कॉलम नंबर। तो आई थिंक दिस इज क्लियर कि A12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है भाई, इतना तो फिजिक्स में सिखाया होगा, फिजिक्स में सिखाया होगा ना इतना, तो इतना बेसिक से मेरे को बताने की जरूरत नहीं पर फिर भी ठीक है, चलो ओके। रटने की क्षमता बादाम खाने से नहीं बढ़ती भाई, है ना। बादाम खाने से दिमाग तेज चलता है बस, है ना। रटने की क्षमता नहीं बढ़ती। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। रटने की क्षमता बढ़ाने का एक ही तरीका है रोज रोज पढ़ना पड़ता है उसको, तब जाके वो याद होता है। तो भाई ऐसा है कि अगर अपन 3x3 के डिटर्मिनेंट की बात करें, ठीक है, तो 3x3 में क्या होता है, A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसा कुछ डिटर्मिनेंट है। 9 एलिमेंट हो गए। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है देखना। A11 फर्स्ट वाला एलिमेंट लिया, ध्यान से देखना इस बात को, वैसे तो आपको आता होगा। ये एलिमेंट जिस रो में आ रहा है उसको छोड़ दो, ये एलिमेंट जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दो, और बाकी जो बच रहे हैं उसका डिटर्मिनेंट लिख डालो, ठीक है, विच इज 2 3, फिर यहाँ पे आएगा 3 2 और 3 3, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, A11 से A12 पे आओ। अब इसको पकड़ के रखो। इसका एक थोड़ा सा ध्यान रखना, ये माइनस में आता है, उसके सारे रीजन में बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, अभी आपको डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन समझना है बस, है ना, ठीक है। तो अब ये जिस रो में आ रहा है विच इज सेकंड रो छोड़ दो पूरा, ये जिस कॉलम में आ रहा है वो पूरा छोड़ दो, और फिर से लिखना चालू करो। तो ये आएगा A21 A23 A31 और A33, ठीक है, प्लस A13। तो ये कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, जिस रो में आ रहा छोड़ दो, जिस कॉलम में आ रहा छोड़ दो, कॉलम कौन सा है, तीसरा, छोड़ दो। तो अब आएगा यहाँ पर A21 A22 A31 A32, ये है अपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू, 3x3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू। और वैल्यू निकालना अपने को बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। जिनको ये आता है वो तो कंफर्टेबल होंगे, जिनको नहीं आता है बहुत ध्यान से लिखें कि हाँ ऐसे आता है 3x3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू। बिल्कुल, आप यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बचा है, सर्कल बचा है, पीएनसी बचा है, बाइनोमियल बचा है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट चल रहा है, 5 चैप्टर बचे हैं। अबे कॉनिक 12th का टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी 12th में आता है। तुम क्या एनसीईआरटी फॉलो करते हो क्या, मतलब तुम एनसीईआरटी एनसीईआरटी से नहीं होता भाई, एनसीईआरटी से लिमिट नहीं है, वो ऐसे नहीं पढ़ाते अपन, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ते। डिफरेंशिएशन 12th में पढ़ते हैं तो लिमिट भी 12th में आएगा। कॉनिक में क्या है कि डिफरेंशिएशन काम आता है ना, तो वो सब चीजें जो है वो 12th में होंगी, ठीक है भाई। हाँ भाई विद डिस्कशन देखो तो, हाँ
चलो भी आगे बढ़े। मेरे फेवरेट चैप्टर कौन से हैं? मेरे फेवरेट चैप्टर जो है वो है पीएनसी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ओके। वो अच्छे मेरे को इसलिए लगते हैं क्योंकि वो बच्चों मतलब उसमें बच्चों को कैसे भी घुमा सकते हैं। ठीक है, और वो कैसे भी घुमा सकते हैं, इसलिए वो अच्छे लगते हैं। शुरू करें? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, तो बहुत ही बेसिक से चालू कर रहा हूँ ना, बहुत बेसिक से चालू कर रहा हूँ। ठीक है, फाइंड एक्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, एक्स टू 32 एक्स इज इक्वल टू 0। 2 4 5 1 is equal to 2x 4 6 एंड x। ठीक है भाई, ओके, शुरू करो। तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 32 इंटू 2 64, इट इज 0। सो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? +-8। ये अपने पहले पार्ट का आंसर है। ठीक है भाई, सेकंड पे आ जाओ। तो इधर आ जाएगा 2 - 20, ओके, इज इक्वल टू 2x² - 24। ऐसे कुछ आ रहा है पक्का? ठीक है, तुम लोग कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो? ये +-1 और एक कैसे बता रहे हो? -18 इज इक्वल टू 2x² - 24। सो 2x² इज 6, x² इज 3। तो x की वैल्यू ±√3। ये +-1 तुम क्या कर रहे हो? डिटर्मिनेंट 2 × 2 का पूछ रहा हूं अभी तो मैं। आगे बढ़े। ठीक है भाई, ओके। तो अभी ये सब नहीं करना है ना, ये सब मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, 3 × 3 का बता दिया, सीधा क्वेश्चन पे चलता हूँ एक बार। आप इंपॉर्टेंस बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, माइनर कोफैक्टर भी बाद में, एक्सपांशन भी बाद में। हाँ भाई, एक्सपांशन करना पहले, एक बार डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन सीखते हैं, है ना। ठीक है, 3 × 3 पे आ चुके हैं। इसकी मेरे को वैल्यू बतानी है और मैं पोल दे रहा हूँ। ठीक है, तुम बताओ वैल्यू, इसको ओपन करके बताना है। ठीक है, कि क्या वैल्यू आएगी।
रोज के कंपैरिजन में ये आज जो है वीडियो क्वालिटी बेटर लग रही है क्या तुमको? अच्छा, और ऑडियो क्वालिटी? ऑडियो ऑडियो। अरे ऑडियो कब से एचडी हो गया? ऑडियो ऑडियो मतलब जिस कानों से सुनाई देता है वो। वो भी ठीक है, कंपेरेटिवली पूछ रहा हूँ, कंपेरेटिवली। ठीक है, ओके, लेट स्टार्ट। तो भाई ये ऐसे होगा है ना, 2, और मैं सीधे ही लिख रहा हूँ ना, सो -1 -10, ठीक है, -3, और ये आ जाएगा 2 -12, और +0, तो 0 के साथ तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, ओके, तो ये आ जाएगा -10। अरे ये, अरे अच्छा, मैंने पोल गलत दे दिया। ओके, मैंने किसी दूसरे क्वेश्चन का पोल दे दिया। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। 8 आ रहा आंसर इसका, 8 आ रहा है ना, सॉरी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ओके, सही है। सो -22 और +30, मैंने पोल किसी दूसरे क्वेश्चन का दे दिया इसलिए सॉरी। इसका आंसर जो है वो 8 है। ठीक है भाई, ओके। तुमको भी लगा होगा ये क्या डिटर्मिनेंट ऐसे कैसे खतरनाक शुरुआत हो सकती है। ठीक है, ओके, तो एक और करते हैं, ठीक है ना, एक और कर लेते हैं। चलो भी देखें, इसका आंसर बताओ। 1 4 7 2 5 8 3 6 8। ठीक है, अच्छा, डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखते ध्यान रखना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर से गलत लग रहा है? हाँ? क्या बात कर रहा है? ठीक है भाई, 1 × 8 × 5, 40 - 48, बीच वाला माइनस के साथ आता है, ये और ये छोड़ दो, तो ये हो जाएगा 16 - 24, और 7 इंटू, ये आ जाएगा 12 - 15। ठीक है भाई, कैलकुलेशन वाली बात है, जैसे जिसकी कैलकुलेशन। -8। ओके भाई, ठीक है, तो -8, और ये आ जाएगा 32, और ये आ जाएगा -21, तो इसका आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। आपके ऑप्शन ABCD: x = 0, x = 1, x = -1, x = 2। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो x बताना है आपको। ठीक है, ओके भाई, जल्दी से।
भाई पोल खत्म कर दिया जाएगा, आई थिंक हो गया है इसलिए। कर लिया सबने अटेम्प्ट? अरे इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है ना, हटाते हैं इसको, है ना, पोल को खत्म करते हैं, क्योंकि सीधा ही दिख रहा है कि भाई 2x और 20 ये कितना -10x, ये कुल मिला के x की वैल्यू 0 आ रही है, कोई कांस्टेंट टर्म तो आ नहीं रही, डायरेक्ट ही दिख रहा है। ठीक है ना, ओके, आगे बढ़े। ठीक है भाई, तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट की जो आपको सीखनी पड़ेगी, है ना, तो वही शुरू करते हैं। ठीक है, आप चाहो तो मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है ना। एक काम करते हैं, एक और कर लेते हैं ताकि थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ और तुम। ठीक है, 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 साइन बीटा कोस अल्फा माइनस साइन बीटा एंड 0, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है। ठीक है, जिन जिन का क्वेश्चन होता जाए ना मेरे को बताते रहना, है ना, कि सर क्वेश्चन हो गया है हमारा। हो गया है ना, मेरे हिसाब से क्वेश्चन भी हो गया आपका। ठीक है भाई, ओके, और इसका आंसर 0 आ रहा है। ठीक है ना, मतलब पोल का कोई मतलब नहीं है, इसका आंसर सीधा 0 आ रहा है, डायरेक्टली आप जैसे ओपन करते हैं वैसे ओपन करते रहो, सब काटापीटी हो रही है। ठीक है ना, कोई डाउट हो तो पूछ लो ताकि मैं सोल्व करके बताऊं, बाकी मैं आगे बढ़ूं, फिर थोड़ा सा टाइम बचे। ठीक है, ओके। अब अपने डिटर्मिनेंट का क्या यूज है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, अपने डिटर्मिनेंट का जो है क्या यूज है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो देखो ऐसा है, यहाँ से चैप्टर शुरू किया था, ये अभी अपन यूज नहीं पढ़ेंगे अभी भी, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 जो है वो कैसे एक्सपांड करना वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, ओके, उसके बाद ऐसा है कि ये लाइंस वाला भी अभी नहीं पढ़ेंगे अपन। और ये चीज आपको पता है, ये जो इक्वेशन है कहीं कहीं देखी देखी लग रही है, ये इक्वेशन कहीं कहीं देखी देखी लग रही है। अगर ये दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है या इसके दो लीनियर फैक्टर होते हैं, तो मैंने ये चीज 0 लिखना सिखाई थी कि ये चीज 0 होती है, पता है ना कि ये चीज 0 होती है। अब कुछ लोग क्या है कि इसी चीज को ऐसे डिटर्मिनेंट में याद रखते हैं, अपना अपना याद करने का तरीका होता है, कुछ लोग इसको डिटर्मिनेंट में भी दिखाते हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे ना, जैसे आपको अभी सिखाया है, तो आपको यही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यही रिजल्ट वापस आ जाएगा। सो बस इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट जो है देखो ये ऐसे भी एक्सप्रेस किया जाता है इसको। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि लिखा हुआ है पहले से, रहने दो इसको, ये तो लिखा हुआ है अपने नोट्स में, पता है ना आपको। हाँ, ये क्वाड्रेटिक में पढ़ा रखा है इसलिए, और अपन अभी भी यही याद रखेंगे, अपन डिटर्मिनेंट के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे अभी भी। ठीक है, ओके, ये लिख लेना। ये है डिटर्मिनेंट का सबसे अभी तक का सबसे काम का एप्लीकेशन, जो आपको अभी तक जितना आता है उसमें, कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखने में काम आता है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो आप बचपन में जब 10वीं क्लास में थे, तो ट्रायंगल का एरिया जो है, तीन कोऑर्डिनेट जब गिवन होते थे, x1 y1 x2 y2
और x3 y3। तो आप कुछ कुछ ऐसे लिखते थे, आपको याद है ऐसा कुछ? 1/2 x1 y2 माइनस y3, कुछ करते थे ऐसा? प्लस x2, है ना? कुछ तो करते थे ऐसा। तो एक्चुअली वो जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, वो एक्चुअली डिटर्मिनेंट का होता है, वो ये एक्सप्रेशन होता है। आप एक काम करो, आप क्या करो सब लोग, इस ये जो डिटर्मिनेंट लिखा है ना, इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर दो। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर दो आप। तो समझ गए बात को? तो इस डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे तो आपके पास वही एक्सप्रेशन आएगा जो आप 10th क्लास में पढ़ा करते थे। कुछ बात समझ में आ रही है? ओपन करके देखो, थोड़ा सा लिख के देखो। ठीक है, ओके, आ जाएगा समझ में आपको। अरे ये तुम एक्स आर का मतलब है कि x1 y1, आर की वैल्यू 1 पे, आर की वैल्यू 2 पुट करोगे तो x2 y2। आलसी है थोड़े से, तीन कोऑर्डिनेट ना लिख के ऐसे लिखा है, 3 पे x3 y3, तीनों कोऑर्डिनेट जनरेट करने का तरीका। ठीक है भाई, ओके। फटाफट एक बार अपने मन से, मतलब अपने हिसाब से आप जो है इसको एक्सपांशन लिखें और अपने 10th क्लास का फॉर्मूला रिकॉल करें कि वो सेम आ रहा है क्या। अरे भाई सेम आ रहा है क्या? किसी के तो आया होगा। हम्म थोड़ा डेटा सेट करने पे आ रहा होगा, आई नो दैट, थोड़ा डेटा सेट करने पे आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा उसको। ठीक है भाई, अब मैं कैसे याद रखूंगा देखो, जैसे कोऑर्डिनेट गिवन है ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो मैं इनको लाइन से यहाँ पे लिख दूंगा। ये रहे x1 y1, ये रहे x2 y2, ये रहे x3 y3, और यहाँ पर जो ब्लैंक एंट्रीज है वहां पे डाल दो आप 1 1 1। ठीक है, तो इससे अपने को जो है वो ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। अब सोचो, आपने 10वीं में पढ़ा होगा कि अगर तीन पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो कहना इसे कि ट्राइंगल का एरिया जो है वो 0 आएगा, क्योंकि एक लाइन पे बनने वाले तीन पॉइंट से ट्राइंगल बनता ही नहीं है। तो अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि ये तीन पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। ठीक है भाई, ओके। हाँ, अरे भाई ये 1 1 1 क्यों है, तुमने खुद ने वेरीफाई किया है ना, मैंने अपना मन से थोड़ी किया है। तुमने इस डिटर्मिनेंट को ओपन करके देखा है ना, और तुमने खुद ने ओपन करके देखा और तुम खुद ही बता रहे हो कि सर हाँ ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ही आ रहा है। ठीक है, तो ये खुद तुमने वेरीफाई किया है ना, मेरे से काहे पूछ रहे हो कि 1 1 1 क्यों आ रहा है? ये तो वो फॉर्मूले में सेट करने के लिए, ताकि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाए। ठीक है ना? ताकि ये 1 1 1 इसलिए डाल रखा है इसमें कि वन वो बन जाए बस ट्राइंगल। ठीक है, ओके, समझ गए बात को? इस डिटर्मिनेंट के जीरो होने का मतलब क्या है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन ने मिस कर दी, सब लोग जो है वो यहाँ पर मोड लगा दें एक बार, इसमें एक एक मोड लगा दें यहाँ पर। मोड इसलिए कि समझदार हो वैसे तो, कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं आ जाए, है ना? इसलिए अपन यहाँ पर मोड लगाते हैं। ठीक है, ओके। आगे बढ़े। ठीक है, तो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के छोटे छोटे क्वेश्चन कर लोगे ना? मतलब मैं नहीं करवा रहा हूँ कि तीन वर्टेक्स गिवन है तो बताओ एरिया कितना होगा, वो सब नहीं करा रहा हूँ मैं ऐसे बच्चा टाइप से क्वेश्चन। ठीक है ना, मतलब बता दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे निकलता है और ये फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए बस, है ना? ठीक है, ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो अभी पूछूंगा भी नहीं मैं आपको। अच्छा, थोड़ा सा फील ले लेते हैं अपन।
क्या बोलते हो, एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ऑल्दो अपना ये अगला चैप्टर है ना, पर मैं अभी थोड़ा सा एक फील दे देता हूँ आपको कि 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, ठीक है, 2 पॉइंट है जो लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। मैंने क्या किया, एक तीसरा पॉइंट और ले लिया, x y, अपने मन से एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया। तो एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, राइट। और कोलिनियर में इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 0। और इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया ऐसे लिखोगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और यहाँ पर 1 1 1, ये 0। इस 2 को उधर फेंकते ही ये आ जाएगा आंसर। समझे बात को। तो बस ऐसी आइडिया ले लिया, याद बात नहीं रखना है, सिर्फ बता रहा हूं इंपॉर्टेंस ऑफ डिटर्मिनेंट हर जगह, कि डिटर्मिनेंट देखो यहाँ काम आता है, डिटर्मिनेंट यहाँ काम आता है, इस प्रकार से अपन समझ रहे हैं इसको। ठीक है भाई, ओके। ये रहने दो, ये स्ट्रेट लाइन में वापस आएगा। तुमको जितना वो एरिया ऑफ ट्राइंगल में लिखवा है ना, ये वाला ये पूरा लिख देना, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लेना। ठीक है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। माइनर एंड कोफैक्टर, है ना, ये दो चीजें हैं जो आज के लेक्चर का टाइटल भी है, इंट्रोडक्शन टू डिटर्मिनेंट एंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, तो माइनर कोफैक्टर जो है 2 टर्म्स है, ठीक है ना, मतलब मैथमेटिकल टर्म है जो एक एक करके समझनी है और बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे माइनर्स, है ना। तो डिटर्मिनेंट में माइनर क्या होता है, तो ऐसा है कि ये कोई डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ये कोई डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। इस डिटर्मिनेंट के अंदर 9 एलिमेंट है, सबको दिख रहे हैं, और हर एलिमेंट के रेस्पेक्ट में एक एक माइनर आएगा, हर एलिमेंट के रेस्पेक्ट में एक एक माइनर आएगा। समझ गए बात को। ठीक है, अब जैसे ये एक एलिमेंट है a11, इसके रेस्पेक्ट में माइनर, तो सबसे पहले माइनर क्या होता है, ऐसे लिखा जाता है MIJ, ये होता है माइनर का नोटेशन। तो अगर आपको M11 लिखना है तो A11 वाले एलिमेंट के पास जाओ, वो जिस रो के अंदर आ रहा है उसको छोड़ दो, वो जिस कॉलम के अंदर आ रहा है उसको छोड़ दो, और बाकी जो बच रहा है उससे आप डिटर्मिनेंट निकाल लो। समझ में आई क्या बात। अगर आपको इसी प्रकार से M12 लिखना है, 12 वाले एलिमेंट के पास जाओ, उसका रो छोड़ दो, उसका कॉलम छोड़ दो, और फिर से लिखना शुरू कर दो। तुमको समझ आ रही बात, हाँ ना में जवाब देना भी। हाँ, इसी प्रकार से अगर M13 लिखना है तो भी समझ गए होंगे कि M13 जो है क्या होने वाला है, उस रो उस कॉलम को छोड़ दो, है ना। तो बस उसमें आ जाएगा A21, A22, A31, A32, इस प्रकार से। समझ गए बात को, ये माइनर्स होते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो निकाल सकते हैं, उस रो को छोड़ो, उस कॉलम को छोड़ो, उसके अलावा जो बच रहा है उसको एलिमेंट डिटरमिनेंट में डाल के वैल्यू निकाल लो। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो मैं सीधा आपको फैक्टर बता रहा हूँ यहीं पर। को फैक्टर कुछ नई चीज नहीं है, वो इससे रिलेटेड, इसलिए यहीं बता दूंगा। हाँ, M22 भी निकाल सकते हैं। M22 पता है क्या हो जाएगा, ये रहा A22, तो M22 अगर लिखना है ना, तो उस रो उस कॉलम को छोड़ दो, तो वो आएगा A11, A13, A31,
A33 ऐसे आ जाएगा। ठीक है मृदुल, देख लो है ना, ठीक है। अरे किसी पे मैंने बोला ना, नो एलिमेंट है, नो माइनर आएंगे और नो ही कोफैक्टर आएंगे। सुनो, तो कोफैक्टर जो है वो ये होता है, कोफैक्टर माइनर से ही निकलता है, कोफैक्टर को सी आई जे से लिखते हैं, ये होता है -1 की पावर आई प्लस जे और इनटू कर दो एम आई जे, ये फॉर्मूला होता है कोफैक्टर का, -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे का प्रोडक्ट। ठीक है, इसको मैं समझाता हूं, एक बार लिखना छोड़ो, एक बार लिखना छोड़ो। मान लो इनके आंसर अल्फा बीटा गामा आ रहे हैं, ओके, और आपको निकालना C11, तो आई और जे की वैल्यू कितनी होगी 1 1, यहाँ पे पुट कर दो, तो -1 की पावर 1 + 1, और यहाँ पे क्या आएगा M11, -1 की पावर 2 कितना हो जाएगा 1, और इंटू M11 वो कितना है अल्फा, तो आंसर कितना आ जाएगा अल्फा। इट इज वेरी इजी। अगर मान लो C12 निकालना है, तो -1 की पावर क्या होगा 1 + 2, और यहाँ पे क्या आएगा M12, -1 की पावर 3 इज -1, और व्हाट इज M12 बीटा, तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस बीटा। समझे बात को। मान लो C13 निकालना है, तो -1 की पावर 1 + 3 और M13, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू गामा विच इज गामा। तुम समझ रहे हो, माइनर और कोफैक्टर में फर्क सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस का है। अगर ये पावर जो आई प्लस जे है ये इवन है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो उस टाइम माइनर कोफैक्टर बराबर, और अगर वो ओड है तो माइनस का फर्क आएगा। क्या भाई तुमको कुछ मतलब वो समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। ओड इवन का पंगा है बस इसमें, इवन पे तो प्लस ही आ जाएगा, ओड पे माइनस आ जाएगा, बस ये फर्क है। तो ये होते हैं माइनर और ये कोफैक्टर। अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ठीक है ना। अरे भाई ईश्वर्य, तुम क्या भाई M22 भी निकाल सकते तुम्हारा, तुम कहाँ थे हैं, ये M22 निकाल रखा ना। अरे एक बात सीधी बोलती, नो एलिमेंट है, नो माइनर आएंगे, नो कोफैक्टर आएंगे, डाउट क्या है इसमें हैं? तुम क्या थोड़ी देर मतलब डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या। ठीक है भाई, क्वेश्चन शुरू करें इसके ऊपर। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल 1, एक डिटर्मिनेंट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फाइंड M23 M31 C32 C33। M का मतलब माइनर, C का मतलब कोफैक्टर है ना। M23 का आंसर बता सकते हो मेरे को चैट बॉक्स के अंदर अब। अरे 2 3 घंटे दे दो सोल्व करने के लिए, पागल हो क्या, बहुत आसान चीज है। M23 जाके पिक करो, वेर इज M23, तो A23 पे जाओ, ये रहा सबका A23 यही है। पहले तो ये बताओ मेरे को, A23 पिक करना है क्या, यही है ना, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम यही है पक्का। अच्छा, तो इस रो को छोड़ दिया जाए, इस कॉलम को छोड़ दिया जाए, बाकी अब जो बच रहा है उसको डिटर्मिनेंट में डाल दो। तो वो क्या लिखा हुआ है 1 2 और 7 8। ठीक है 1 2 और 7 8, ओके।
तो 8 माइनस 14 -6 आ जाएगा आंसर। अरे मोड वर्ड नहीं आता इसमें, ये डिटर्मिनेंट के डंडे हैं, ये मोड वाले डंडे नहीं है, ये डिटर्मिनेंट के डंडे हैं, ठीक है ना। ऐसे तुम सबका आंसर पॉजिटिव दे दोगे। हाँ भाई, अब बताओ M31 जल्दी से। जिस रो में आ रहा है उस रो को छोड़ दिया जाए, जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को छोड़ दिया जाए। ये गया, ये गया। तो यहाँ पे आएगा 2 3 5 6, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 15 विच इज -3। समझ गए बात को, ठीक है। C32 तुम समझते हो पहले, C32 क्या होगा, -1 की पावर 3 + 2 और M32 ऐसा आएगा, माइनस के साथ M32। एंड व्हाट इज M32, आई विल टेल यू कि M32 जो है वो कैसे आएगा। M32 32 ये वाला एलिमेंट है, ये छोड़ दिया जाए, ये छोड़ दिया जाए, ये और ये, तो यहाँ पे आएगा 1 3 4 6। तो ये आ जाएगा माइनस के साथ 6 माइनस 12, 6 आ गया आंसर। समझ गया बात को, ठीक है। ओके। C33 C33 जो है वो है -1 की पावर 3 + 3 M33 विच इज M33 ओनली। M33 क्या है, थर्ड वाला, तो ऊपर वाले दो बच रहे हैं 1 2 4 5, 5 - 8 -3। अरे आसान नहीं है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो भाई ऐसा है कि अब डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है ना, ये सब छोड़ो, ये नीचे वाली जो बात है ना वो लिख डालो एक बार। नीचे वाली बात को एक बार तारे सितारे बना के लिख लें। एक बार लिखो कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहां से निकलती है, जहां पर डिटर्मिनेंट जो है मैं एक बार लिख देता हूं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। एक्चुअली ये है एक्चुअल, मतलब डेफिनेशन है ना। ओके। अरे ऊपर वाला भी सही है, पर तुम अपना दिमाग क्यों लगाते हो हैं? तुमको मैं पढ़ा रहा हूँ ना भाई, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा ना तुमको। मैं चीजों को कम कर रहा हूँ, कॉम्प्लिकेशन में कम कर रहा हूँ। सर ऊपर वाला भी सही है, सही है वो तो पता है मेरे को, है? नहीं लिखना वो, तुम मेरे अकॉर्डिंग चलो भाई, ठीक है। थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेशन कम करूंगा आपकी, ठीक है ना। आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि वो किसी काम का नहीं था, ठीक है, किसी काम का नहीं था वो। और बाकी लिखना है तो लिखो भाई, मेरा कुछ नहीं, ठीक है। वो तो एसओटी में ऐसे तो 30 फॉर्मूले थे, और मैंने तुमको 15 फॉर्मूले में पढ़ाया एसओटी, ठीक है ना। क्वेश्चन सारे हो रहे थे, क्यों भाई, एसओटी के क्वेश्चन सारे हो रहे थे जो आज दिए थे, हैं? कि वो भी नहीं हो रहे थे ना, तो फॉर्मूला बेस्ड थे। देखो भाई सुनो, और दिमाग पे जोर डालो। अगर मैं इसका एक्सपेंशन लिखने को बोलूं तो तुम क्या करते हो, A11, ठीक है, इसको और इसको छोड़ा और इन दोनों को माइनस करके लिखते हो। तो ये जो चीज है वो ही तो कोफैक्टर है। थोड़ा फील करो इस बात को। यही तो वो चीज है यहाँ पर, माइनर करके, माइनर करके, -1 की बार 1 + 2 वो तो 1 ही हो जाएगा, इसलिए मैं छोड़ दिया उसको, ठीक है। थोड़ा समझ में आया कि यही तो वो चीज है। अच्छा, अब C12, तो C12 जब जब आएगा तो C12 ये तो समझ में आ गया।
अब तुम समझा पाओगे कि वो अपन बीच में माइनस क्यों रखते हैं? कोई बताएगा मेरे को कि ये बीच में माइनस क्यों आता है अपने उधर जब अपन करते हैं, जब मैं बोलता हूँ कि सेकंड रो में माइनस आना चाहिए? तुमको समझ में आ रहा है? हाँ, वो जब आई प्लस जे करेंगे ना, तो 1 2 वाले एलिमेंट में क्या होगा कि -1 की पावर 1 + 2 होगा, जो माइनस साइन प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से बीच में माइनस आता है। मेरे को नहीं लग रहा है कि आपको कुछ इसमें समझ में आ रहा है, हैं? वो माइनस वाला फील आया तुमको? 1 2 के साथ है वो, तो 1 + 2 3 बना के वो ओड बना के वो माइनस बार फेंक रहा है ना? और ये अपने तीसरा, ठीक है, ये एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट होता है। ओके भाई, ठीक है, बात खत्म। सो विथ दिस, अब मैं प्रॉपर्टीज जो है वो आज शुरू नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है? प्रॉपर्टीज जो है मैं अगली बार ही शुरू करूंगा, है ना? बस, तो अपन एक्सपांड जनरल प्रॉपर्टीज जो है प्रॉपर्टी वन से, है ना, कल ही शुरू करेंगे, और सारे क्वेश्चन जो है अपन कल ही निपटाएंगे इसके प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है? ओके भैया ना, ठीक है भैया ना, बाय बाय। आपके मिनट में काउंट कर रहा हूँ, है ना? फिर मेरे को थोड़ा अभी बहुत ही अजीब सा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, वो भी थोड़ा तबियत तबियत मेरे को ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, इसलिए बाकी मैं प्रॉपर्टी पढ़ा देता आपको अभी, ठीक है भाई? सो बाय बाय, है ना, ठीक है? 12th के बैच का इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा यार, है ना? ठीक है, बहुत जल्दी चालू होगा, ठीक है? जनवरी एंडिंग या फरवरी में फर्स्ट वीक चालू कर देंगे यार, है ना? ठीक है भाई, बाय बाय।
ठीक है, और मैंने